भाई मुझे टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की थी, 2 बार विधायक रही है हिना कौर है, और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रही है, तो उनको टिकट दे देना था। वो मजबूत कैंडिडेट थी, इससे तो कई गुना मजबूत थी सम्राट से। बहुत महान व्यक्ति हिंदुस्तान के डॉक्टर लोहिया हुए, क्रांतिकारी, समाजवादी, विचारक। ये जेल में रहे हैं, लाहौर की जेल में, जहाँ सेंट्रल, जहाँ की जेल में भगत सिंह को रखा गया था, और 15-15 दिन तक के इनको जो है इन्हें लाइट जला जला के इनकी आंखों पर इनको सोने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब जाएगा वहाँ पे विदेश यात्रा पर, तो राष्ट्रपति से पहले उनको बातचीत करनी है, कौन कौन से मुद्दे पे बात करना है। संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति प्रमुख है देश का। आदरणीय मुंजारे जी, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से, और मुझे भी जानकारी मिली कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया हुआ है, तो मैं अब वो स्वतंत्र हैं। बालाघाट के पूर्व सांसद और बसपा के लोकसभा प्रत्याशी कंकर मुजारे ने 5 अप्रैल की रात अपना घर छोड़ दिया है। अब बसपा प्रत्याशी कंकर मुजारे पत्नी अनुभव मुंजारे से अलग रहकर चुनाव का संचालन करेंगे। वे लोकसभा चुनाव तक गांगुलपारा के पास खेत में झोपड़ी बनाकर रहने लगे हैं। इससे पूर्व कंकर मुजारे ने विधायक पत्नी को लोकसभा चुनाव तक घर छोड़कर अलग रहकर कांग्रेस का प्रचार करने को कहा था, लेकिन उनकी विधायक पत्नी अनुभव मुंजारे ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसीलिए पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने ही घर छोड़कर झोपड़ी में रहने लगे हैं। पूर्व सांसद ने और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगा कि अब मैं दूसरे कोई मकान में रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और मैं होटल में भी रह सकता था, किसी मकान में भी रह सकता था, लेकिन मैंने उसको पसंद नहीं किया। मैंने कहा कि अब जैसे अब आम लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, हमारे मतदाता बहुत सारे लाखों में रहते हैं, और फिर ये मेरा खेत है, तो मैंने बोला, मैंने इसको ही पसंद किया कि मैं यहीं जाके रहूँगा, यहीं से चुनाव का संचालन करूँगा और चुनाव यहीं से लड़ूँगा। कैसी बीती भैया आपकी पहली रात खेत में? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हालांकि जब मैं घर से निकला तो मेरे को बहुत तकलीफ़ थी, बहुत मैं उदास भी था, मायूस भी थी, बहुत सारी दिमाग में मेरी बातें आ रही थी कि मुझे आज अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अपने घर से मैं चुनाव नहीं लड़ सक रहा हूँ लोकसभा का। इसके पहले मैंने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब उसी घर से लड़े मैंने, और वहीं से मैं विधायक भी बना पहली बार, वहीं से मैं लोकसभा सदस्य भी बना, निर्दलीय क्रांतिकारी समाजवादी मंच के नाम से, तो और 3 बार विधायक बना मैं वहीं से। तो मुझे बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही थी, मुझे आज छोड़ना पड़ रहा है, तो बहुत तकलीफ़ की बात थी। मैंने कहा था वैसे अनुभव मुंजारे जी की, अनुभव मुंजारे को कि आप और नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगा, तो उन्होंने बात को नहीं समझा और नहीं माना, और कहा कि नहीं, हमने विधानसभा में नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे। अखबार में स्टेटमेंट दिया। तो ये विधानसभा की बात अलग है, आप अलग से लड़ रही, मैं अलग से लड़ रहा हूँ। अब तो डायरेक्ट मेरे खिलाफ लड़ रही हैं आप चुनाव, उस समय मेरे खिलाफ डायरेक्ट नहीं था, अब खुद वो मेरे खिलाफ डायरेक्ट लड़ रही चुनाव, मेरे खिलाफ प्रचार कर रही हैं। ये तो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बनाया है वो क्या डमी कैंडिडेट है? देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है पूरी तरह से बालाघाट लोकसभा क्षेत्र सिवनी क्षेत्र के लिए बिल्कुल डमी है, कहीं से योग्य नहीं है, बिल्कुल उनको कोई राजनीति का अनुभव भी नहीं है, और ये पैसा दे के टिकट लाई गई है, करोड़ रुपए दे करके, और भाजपा से सेटिंग करके सब चुनाव का उन्होंने बनाया हुआ है रणनीति। क्योंकि प्रहलाद पटेल उसके पहले उनके घर पे आए थे, सम्राट के घर पे, और उनके पिता और सम्राट सिंह और अशोक सरस्वार जो पूर्व विधायक है वो साथ में बैठे, प्रहलाद पटेल गया वहाँ पे, नाश्ता पानी किया, खूब चर्चा हुई, उसके बाद उनको टिकट अलॉट हुई है कांग्रेस पार्टी की, सम्राट को। तो इसमें लेन देन, और पैसा भी जो है मुझे लगता है बीजेपी ने पैसा दिया उनको कि तुम कैंडिडेट बनाओ, हम तुमको मदद कर रहे हैं। क्योंकि उनमें बहुत घबराहट थी जब मेरा नाम चल रहा था। मैं कांग्रेस से मैंने बोला था कि भाई मुझे टिकट दो, मैं लड़ने को तैयार हूँ, पार्टी में भी आने को तैयार हूँ। तो उस समय इनको घबराहट लगी थी, और फिर अखबारों में चल रहा था, मीडिया में चल रहा था कि कंकर मुजारे को टिकट मिल सकती है, तो वो घबराए हुए थे बहुत कि कंकर मुजारे को टिकट मिली तो कंकर मुजारे का जीतना निश्चित है, तो भाजपा हार जाएगी, चाहे कोई भी कैंडिडेट उनका आता हार जाएगी। तो उससे घबराहट में उन्होंने सेटिंग कर ली, और सेटिंग करके ऐसा कमज़ोर उम्मीदवार दिया सम्राट सिंह नाम से, जिसको जनता जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई अनुभव नहीं राजनीति का। तो एकदम साफ साफ बात है, भाई मुझे टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की थी, 2 बार विधायक रही है हिना कौर है, और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रही है, तो उनको टिकट दे देना था। वो मजबूत कैंडिडेट थी, इससे तो कई गुना मजबूत थी सम्राट से।
अब ऐसे एकदम जीरो आदमी को वहाँ पे वो हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता की आंखों में वो धूल झोंक रहे हैं और मतदाता को ये समझ रहे हैं कि मतदाता बिल्कुल मतलब ना समझे, मूर्ख है, वो जिसको हम खड़े करेंगे वो वोट दे देगा, ये समझ। वैसी बात नहीं, मगर वो असली में वोट काटने के लिए खड़े हुए हो। कांग्रेस को उम्मीदवार वोट काटने के खड़ा, जनता समझती है। जनता ने कई बार बोल दिया कि भाई, कई बार आवाज़ उठाई हमारे लिए कि आप कांग्रेस में टिकट से लड़ो। कई पत्रकारों ने भी बोला जो हमारे हितैषी थे कि हम इस बार हमको चुनाव जीतना ही चाहिए, बालाघाट का उससे मतलब विकास हो जाएगा, अच्छी बात होगी, लोकसभा में आवाज़ उठेगी, सिवनी की आवाज़ उठ जाएगी। तो कई लोगों ने मुझे मतलब प्रस्तावित किया था, तो मैं चला गया। मैं लोगों के बात से गया, मैं अपने आप नहीं गया। मुझे जाना होता तो बहुत पहले मुझे दिग्विजय सिंह ने बोला था, अर्जुन सिंह ने बोला था, बहुत पहले मैं जा सकता था। तब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मलाई थी। अभी तो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं, रोज़ छोड़ के भाग रहे हैं। विधायक, सांसद, मंत्री जो रहे हैं वो लोग भाग रहे हैं। अभी आपका छिंदवाड़ा से कितने लोग भाग गए, एक विधायक चला गया, एक पूर्व मंत्री चला गया, महापौर चला गया, जबलपुर का महापौर भाग गया। ये सब बहुत प्रभावित है उनकी क्रांति से, उनकी संघर्ष से, उनके विचारों से। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। उस वक्त जब राम मनोहर लोहिया ने बोल दिया था कि भाई ये वोट और फावड़ा और जेल, ये राजनीतिक कार्यकर्ता को ज़रूरी है। वोट का मतलब वोट डालने का लिए एकदम निकलो और लोगों को लाओ। फावड़े का मतलब मेहनत करो, 1 घंटा देश को और बाकी अपने पेट को, ये उन्होंने कहा उस वक्त पे। और जेल जाओ राजनीतिक संघर्ष के लिए, जनता के संघर्ष, जेल जाना भी अनिवार्य है। आपको जेल जाना इसलिए अनिवार्य है कि जेल में जाके आप समझोगे कि क्या तकलीफ है, क्या जनता को है, कैसे रहना है। एसी के कमरे में रहने से कोई राजनीति नहीं कर सकते। अभी कहाँ लोग नेता जा रहे हैं, आंदोलन चल, सड़कों पर आंदोलन करो। डॉक्टर लोहिया ने बोला है कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी, जब सड़कें सूनी होती है तो संसद, विधानसभाएं आवारा हो जाती है, दबाव नहीं बनता है। आवारा होने के बाद दबाव नहीं, यहाँ पे सड़कों पर आंदोलन जरूरी है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, शानदार बात की। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता में, उस वक्त बोल दिया उन्होंने, सांप्रदायिकता में लोगों को झोंक रहे हैं, धर्म के नाम पर झोंक रहे हो, इससे बचना पड़ेगा देश को, इसको उस वक्त बोल दिया उन्होंने। बताओ, ये जो लोहिया संचयनी जो है, इसमें उन्होंने बोला हुआ है, इसमें भी बोला हुआ है उन्होंने, पहली संपादकी में बोला हुआ है। इनमें बहुत महान व्यक्ति हिंदुस्तान के डॉक्टर लोहिया हुए, क्रांतिकारी, समाजवादी, विचारक। ये जेल में रहे हैं, लाहौर की जेल में, जहाँ सेंट्रल, जहाँ की जेल में भगत सिंह को रखा गया था। और 15 दिन तक के इनको जो है, इन्हें लाइट जला के इनकी आंखों पर इनको सोने नहीं दिया। पानी पी नहीं पाए थे, पानी पीते थे तो उनको पेशाब होती थी, तो उनको पेशाब करने बाहर निकालते थे, उन्होंने पानी कम पीना शुरू कर दिया। इतना ऐसा कोई हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर, जो गरीब के लिए, नौजवानों के लिए, किसान के लिए सोचते थे। हमेशा किसानों के लिए उन्होंने कहा था उस वक्त, किसानों को टैक्स माफ़ करो, उनको सिंचाई, बिजली मुफ्त में दो, तब देश आगे बढ़ेगा। आज सरकार कर रही है क्या? कोई सरकार नहीं कर रही है। उस वक्त कहा था उन्होंने। और उनको समर्थन मूल्य दो, किसान को मजबूत करो, तब देश मजबूत होगा। और भगत सिंह को हम इसलिए बोल रहे हैं, भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को 23-23.5 साल की उम्र में उन्होंने बलिदान कर दिया, और जानबूझ के कर दिया। वो जानते थे कि हमको फांसी होगी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने असेंबली में जाके बम फेंका था। बम इसलिए फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ में जाके कि अंग्रेज़ों की जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कान में आवाज़ आए। किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका भगत सिंह ने वहाँ पे कि किसी को जान से मार दे, ऐसे बम नहीं फेंका उन्होंने कभी। सिर्फ आवाज़ करने के लिए कि आप समझो, उसमें किसानों के खिलाफ एक वो विधेयक पास कर रहे थे और एक मजदूरों के खिलाफ विधेयक पास कर रहे थे। वो इनके दोनों विधेयक के खिलाफ उन्हें बम फेंका था। और वो जानते थे हम बम फेंकने जा रहे हैं तो वहाँ से हम वापस अब नहीं आएंगे। क्रांतिकारी संगठन भी जानता था कि अब ये बचेंगे नहीं आ सकते। अब सैंडर्स वर्थ का उन पर झूठा आरोप लगाया हुआ था। झूठा क्या, वो सही था, आरोप लगाया हुआ था हत्या का। बड़े बड़े पूंजीपतियों का, इधर कर्ज, देश पर कर्ज है, वो कर्ज माफ़ कर रहे हैं पूंजीपतियों का। अडानी के कर्ज माफ़ कर रहे हैं, अंबानी कर्ज माफ़ कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने 14.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया है। कोई किसान का, कोई गरीब का 1 रुपये कर्ज नहीं माफ़ किया। कोई व्यापारी का कर्ज माफ़ किया है, छोटे व्यापारियों, कोई युवाओं का जो उन्होंने आपका पढ़ाई के लिए कर्ज लिया हुआ है, उनका कर्ज नहीं माफ़ किया है। उनकी कुर्की हो जाएगी, उनको गिरफ्तार हो जाएगा, उनमें तमाम चीज़ें हो जाएंगी। ये चल रहा है। किसानों को बोला था कि हम आपकी समर्थन मूल्य देंगे और हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा करें, वहाँ भी झूठ बोल दिया। 1000 किसान मर गए, 1000 किसान मर गए मोदी सरकार के रहते, आत्महत्या कर ली। अभी बॉर्डर पे बैठे हुए किसान, उनकी सुन नहीं रहे हैं। अभी 8-10 किसान बॉर्डर पे बैठे बैठे मर गए धरने पर। उसके पहले 2022 में फिर किसान मर गए 750 धरने पर बैठे। मोदी ने आके देखा नहीं,
उनसे मिला नहीं, उनकी बात नहीं सुनी। कभी बात तो सुनना तो उनको बोलते हैं नक्सलवादी है, किसान को बोलते हैं नक्सलवादी है, आतंकवादी है, तालिबानी है। क्या क्या बोला मोदी ने किसान? जो किसान देश का पेट भर रहा है, जो किसान देश को पाल रहा है, जिंदा रख रहा है, वो किसान को आप ऐसा बोल रहे हो? आप इतना गिरा के बोलो, इनकी बेइज्जती को इंसल्ट कर रहे हो आप। ये तमाम बातें किसानों की थी। अभी इधर देखो कि राष्ट्रपति जी का भी बहुत अपमान हो रहा है। राष्ट्रपति जी जो है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी समाज से है, उनकी लगातार घोर अपमान किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है। अभी 31 मार्च को लालकृष्ण आडवाणी के घर उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए, आडवाणी जी को देने के लिए बुलाया गया घर पे, जबकि घर पे नहीं बुलाना था। और दिल्ली में रहते इतने बीमार थोड़ी राजकर आडवाणी जी, राष्ट्रपति भवन में बुला के उनको दिया जाना था, मतलब जो भी देना सम्मान, तो वहाँ उनके घर में बुलाया गया। जानबूझ के उनको जितने नीचे कर सकते नीचे करने को। और वहाँ भी जब सम्मान दे रही थी वो आडवाणी जी को, तो राष्ट्रपति जी खड़ी होकर उनको मतलब सम्मान दे रही है। मोदी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, कितना अपमान कर रहे हो। हमको तकलीफ हो रही है, उनका राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जनता का अपमान है। राष्ट्रपति का अपमान मतलब घोर अपमान किया है, किसी तरह भी माफ़ करने के लायक नहीं है। और वो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल में, परंपरा में है कि जब प्रधानमंत्री जब जाएगा वहाँ पे विदेश यात्रा पर, तो राष्ट्रपति से पहले उनको बातचीत करनी है, कौन कौन से मुद्दे पे बात करना है। संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति प्रमुख है देश का, संवैधानिक तरीके से प्रमुख राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री प्रमुख नहीं है। और उदेश से जब यात्रा से आएंगे तब भी उनको राष्ट्रपति से मिलना है कि आपने क्या बात की, कैसी यात्रा रही, कैसे बातचीत रही दो देशों के बीच में, जहाँ जहाँ भी बात किया आपने। कभी मिलते ही नहीं हो, ना जाते सब मिलते, ना आते सब मिलते। इतना अहंकार, इतना घमंड। देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि एक घर में दो विचारों की राजनीति नहीं हो सकती है, और ख़ास तौर से जब चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और अन्मा मुंजारे कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस को जिताने की बात कर रही है, तो ये अच्छा संदेश नहीं था जनता के लिए, मतदाताओं के लिए। और मुझे भी बहुत कचोटता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है, और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है, और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो दो विरोधी, और यूँ कहें कि दो राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमने अन्मा मुंजारे से कहा था कि भाई आप चुनाव तक 19 अप्रैल तक के आप घर से बाहर रहें और कांग्रेस का प्रचार करना करें आप, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन यहाँ रह के नहीं होना चाहिए। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत हमको तकलीफ़ इससे है। अभी तक तो मैं सिद्धांतों पे चला हूँ। हम दूसरे को बोल सकते हैं, अपने आप पे भी देखना पड़ेगा हमको कि हम क्या कर रहे हैं। तो दरार की कोई बात नहीं है, ये तो सोचना चाहिए था अन्मा मुंजारे को। नहीं, जैसे आप लोग के बीच में खटास चल रही है, उसको लेके क्या कहें? नहीं, खटास तो बहुत है जी, अब चल रही है तो चलते रहेगी। हम उसके लिए, हमको उससे कोई, उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमको लोगों के लिए करना है, सिद्धांत पे चलना है कि आने वाली पीढ़ी को हमको कुछ संदेश देना है उनको कि राजनीति में सोचिता होना चाहिए, सोचता होना चाहिए, सिद्धांत पे चलना चाहिए, विचार पे होना चाहिए कम से कम। ये हम संदेश देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई मनमानी करते रहे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस परिवार में 10 महीने पहले शामिल हुई हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे सदस्यता दिलाई, बेटे शांतनु मुंजारे को सदस्यता दिलाई, और तब से मैं लगातार एक समर्पण के भाव से कांग्रेस की रीति नीति को लेकर जनता तक मैं जा रही हूँ, और उसका हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव में जनता ने भारी बहुमत देकर मुझे 20 साल बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का मौका दिया। और उसके बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली महिला विधायक बनने का गौरव मुझे मेरी जनता ने दिया। तो मैं तो लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों पर मुझे चलना है और निरंतर में चल रही हूँ और चलती रहूँगी। हमारे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं श्री सम्राट सिंह सरस्वत जी, हम सभी लोगों की ये कोशिश होगी कि उनको भारी मतों से विजयश्री मिले। इस दिशा में हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें और हमारे प्रत्याशी की जीत को हम सुनिश्चित करें। अब आदरणीय मुंजारे जी क्योंकि अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से, और मुझे भी जानकारी मिली कि उन्होंने
सब कुछ बयान दिया हुआ है, तो मैं अब वो स्वतंत्र हैं, वो सक्षम हैं, वो जो भी बयान दे रहे हैं मैं उनके बयान का सम्मान करती हूँ। मैं उसमें किसी तरह से टिप्पणी नहीं कर सकती, ना मैं सक्षम हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं अपने जब मैं विधानसभा चुनाव में मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, तो अभी मैं अपना घर छोड़ के चुनाव प्रचार में क्यों जाऊँगी। मैं अपने घर में आदरणीय मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ और अपने इकलौते बेटे शांतनु की माँ हूँ। लेकिन जब मैं चुनाव की रणभूमि में उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। तो अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव रख के अगर मैं चुनाव प्रचार में भाग लेती हूँ तो कहीं किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। और घर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता, मैं घर में रहकर रहूँगी। और विधानसभा चुनाव में भी जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय मुंजारे जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे और मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी। माननीय मुंजारे जी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे और मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थी। लेकिन किसी तरह का हमारा मतभेद नहीं रहा। उस चुनाव में भी वो अपना प्रचार करते थे, मैं अपना प्रचार करती थी, तो हमारा कल भी कोई मतभेद नहीं था, आज भी मतभेद नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुंजारे जी ने क्यों ऐसा बयान दिया। इस बारे में मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखती हूँ, आदरणीय पतिदेव का सम्मान करती हूँ, बेटे के स्नेह से मैं बंधी हुई हूँ, अपने परिवार की देहरी से मैं जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक बंधी हुई हूँ। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, जब बेटी की विदाई होती, ब्याह होता है, तो ये कहकर विदा किया जाता है कि बेटा तुमको डोली में बैठा के भेज रहे हैं, अब तुम्हारी वहाँ से ससुराल से अर्थी ही निकलना चाहिए। तो मैं उन सिद्धांतों को लेकर चलने वाली एक भारतीय नारी हूँ, तो उन सिद्धांतों को, नियमों का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद अपनी पार्टी को ताकत देना लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी। और दोनों ही जिम्मेदारियों को मैं पूरी तरह से निभाने का मेरा पूरा प्रयास है और आखिरी तक मेरा प्रयास है। बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद कंकर मुजारे का मानना है कि एक घर से दो विरोधी पार्टी का चुनाव संचालित नहीं हो सकता। राजनीति में साफ सुथरापन होना आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।